के एक शांत से मोहल्ले में हानिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह 21 साल की थी, पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी और उसका सपना था कि एक दिन वह सीएसएस की तैयारी करके सरकारी अफसर बनेगी। उसके पिता रिटायर्ड क्लर्क थे, सख्त मिजाज के, घर की इज्जत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। माँ घर संभालती थीं, कभी कभी हानिया के सपनों को चुपके से हौसला देती थीं, लेकिन पिता की बात का विरोध कभी नहीं करती थीं। हानिया का एक छोटा भाई भी था जो अभी स्कूल में पढ़ता था। हानिया रोज़ सुबह 5 बजे उठती, नमाज पढ़ती और फिर अपने कमरे में किताबों के साथ घंटों बैठ जाती। उसके पिता चाहते थे कि वह जल्दी कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर ले, लेकिन हानिया की ज़िद थी कि पहले करियर बनाएगी। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे एक कोचिंग सेंटर में नाम लिखा दिया, जहाँ सीएसएस की तैयारी कराई जाती थी। वहाँ पहला दिन ही हानिया को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हो गया हो। कोचिंग सेंटर में उसकी मुलाकात ओमर से हुई। ओमर 23 साल का था, इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर चुका था और अब वही सपना देख रहा था। वह शांत स्वभाव का था, हमेशा मुस्कुराता रहता, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस। क्लास में ग्रुप डिस्कशन के दौरान उनकी बातचीत शुरू हुई। ओमर ने हानिया को एक मुश्किल टॉपिक पर नोट्स शेयर किए। हानिया ने शुक्रिया कहा तो वह बस इतना बोला, दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते, बस साथ देना। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी। क्लास के बाद कभी कभी वे लाइब्रेरी में बैठकर डिस्कशन करते। ओमर की बातों में एक गहराई थी जो हानिया को आकर्षित करती। वह उसके सपनों को समझता था, उसके डर को सुनता था। हानिया को लगता कि ओमर के साथ बात करने के बाद उसका मन हल्का हो जाता है। वह घर आकर माँ को बताती, अम्मी, आज ओमर ने बताया कि सीएसएस में इंटरव्यू कैसे होता है, वह बहुत अच्छा लड़का है। माँ मुस्कुराती और कहती, बेटी, दोस्ती अच्छी है, लेकिन घर की इज्जत का ख्याल रखना। हानिया के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी लहर उठने लगी। वह ओमर को देखते ही अंदर से खुश हो जाती, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं। बस उसकी नज़रें उसकी तरफ जाती और फिर शर्म से झुक जाती। ओमर भी उसे सम्मान की नज़र से देखता। कभी कभी वह कहता, हानिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे भी हौसला मिलता है। वे दोनों जानते थे कि रिश्ता सिर्फ दोस्ती और सम्मान का है, कोई गलत इरादा नहीं। एक दिन कोचिंग सेंटर में ग्रुप प्रोजेक्ट था। देर रात तक काम चला। हानिया और ओमर आखिरी बेंच पर बैठे थे, नोट्स मिला रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वे थोड़ा रुक गए। उसी वक्त सैमा नाम की एक लड़की जो उसी क्लास में थी और चुपके से ओमर को पसंद करती थी, ने दूर से उनकी तस्वीर खींच ली। वह जलन में जल रही थी क्योंकि ओमर ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। सैमा ने घर जाकर फ़ोटो एडिट की, कैप्शन लिखा, रात के अंधेरे में भी मिलते हैं, पढ़ाई का बहाना, और उसे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में और कुछ सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगले दिन सुबह ही हानिया के पिता के फ़ोन पर मैसेज आने लगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चीख पुकार शुरू हो गई। अहमद साहब, आपकी बेटी का क्या हाल है, इतनी रात को लड़के के साथ? पिता का चेहरा लाल हो गया। वे घर आए और सीधे हानिया के कमरे में घुस गए। ये क्या हरकत है बेटी, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल गई है। हानिया रोते हुए सब कुछ समझाती रही। अब्बू, वो सिर्फ प्रोजेक्ट था, हम दोनों स्टडी कर रहे थे। लेकिन पिता सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत कोचिंग सेंटर जाना बंद कर दिया और हानिया को घर में बंद कर लिया। हानिया का दिल टूट गया। वह रात रात भर रोती। उमर का ख्याल आता तो आंसू और बढ़ जाते। वह सोचती, क्या मैंने कुछ गलत किया? बस दोस्ती थी ना। माँ चुपके से उसके कमरे में आती और कहती, बेटी, पिताजी का गुस्सा ठीक है, इज्जत की बात है। पड़ोस की खालाएं चाची घर आ आकर बातें करती। अरे, हानिया तो सीधी लगती थी। हानिया की पढ़ाई रुक गई। उसका करियर का सपना टूटता दिख रहा था। फिर एक दिन सैमा का मैसेज हानिया के नंबर पर आया, अगर तुम ओमर से बात करना बंद नहीं करोगी तो मैं और फोटोज़ भेज दूंगी, तुम्हारे अब्बू को सब पता चल जाएगा। हानिया डर गई। उसने ओमर को मैसेज किया कि अब मिलना बंद कर दें। ओमर ने जवाब दिया, हानिया, सच्चाई सामने आएगी, मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगा। लेकिन हानिया ने मना कर दिया, नहीं, अब्बू का दिल टूट जाएगा। उधर ओमर के घर में भी खबर पहुंच गई। उसके माता पिता ने पूछा तो ओमर ने सारी बात साफ साफ बता दी। वे समझदार थे,
उन्होंने कहा, बेटा, सच्चाई की लड़ाई लड़ो। 2 हफ्ते बाद हानिया की माँ बीमार पड़ गईं। तनाव के मारे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अस्पताल जाना पड़ा, खर्चा बढ़ गया। पिता चुपचाप बैठे रहते। हानिया ने देखा कि अब घर का माहौल और बिगड़ गया है। उसी दिन कोचिंग सेंटर के टीचर ने पिता को फ़ोन किया। सर, हानिया और ओमर ने प्रोजेक्ट के लिए लेट किया था। मैं खुद वहाँ था। ये अफवाह गलत है। टीचर ने सैमा की गलती का भी जिक्र किया। पिता चौंक गए। वे कोचिंग गए और सैमा से मिले। सैमा पहले तो इनकार करती रही, लेकिन जब और स्टूडेंट्स ने गवाही दी और ओमर ने अपनी सारी चैट्स और प्रोजेक्ट फाइल्स दिखाईं, तो सैमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जलन में थी। ओमर मुझे पसंद था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा था कि हानिया को अलग कर दूंगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। हानिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पिता घर लौटे। उनका गुस्सा अब खुद पर था। उन्होंने हानिया को बुलाया। बेटी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। बिना पूछे अफवाह पर यकीन कर लिया। माफ़ कर दो। हानिया पिता के पैरों में गिर पड़ी। अब्बू, मैंने भी आपको सब नहीं बताया। डर लगता था। माँ भी रो पड़ी। उमर के माता पिता आए। उन्होंने सम्मान से बात की। हमारी तरफ से कोई गलत इरादा नहीं। दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई में मदद कर रहे थे। पिता ने सिर झुकाया। मैंने गलती की। सैमा ने खुद हानिया के घर आकर माफ़ी मांगी। हानिया, मैंने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया। मुझे शर्म आती है। मैं अब कभी किसी की पीठ पीछे नहीं बोलूँगी। हानिया ने उसे गले लगाया। सैमा, गलती हो गई। अब आगे से हम सब मिलकर पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। हानिया फिर कोचिंग जाने लगी। उमर और हानिया अब और ज़्यादा सावधानी से मिलते। उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी, लेकिन अब वे जानते थे कि प्यार का मतलब सिर्फ दिल की धड़कन नहीं, परिवार की खुशी भी है। हानिया के पिता ने खुद कहा, बेटी, पढ़ाई पूरी करो, रिश्ते की बात बाद में। कुछ महीने बाद हानिया ने अपनी पहली मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाए। उमर ने उसे बधाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। कोई शब्द नहीं, बस एक समझ। इस कहानी से पता चलता है कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। वे एक पल में इज्जत, सपने और रिश्ते बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। परिवार में खुलकर बात करनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और गलती पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हानिया, उमर, उसके पिता और सैमा सबने अपनी गलतियों को माना और बदल गए। सच्चा प्यार और दोस्ती वही है जो इज्जत और सपनों का साथ दे। अब हानिया रोज़ सुबह किताबों के साथ बैठती है, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं, हौसला है, क्योंकि अब उसे पता है कि हकीकत हमेशा रोशनी लाती है। आज के दौर में हम एक ऐसे मीडिया माहौल के बीच जी रहे हैं जहां हर रोज़ किसी ना किसी नए ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट, डिज़ास्टर, स्कैम या इंसानी क्राइसिस की खबर सामने आ जाती है। मोबाइल खोलते ही नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते ही वीडियोस और टीवी या न्यूज़ ऐप्स पर लगातार ब्रेकिंग अपडेट्स देखने को मिलती हैं। शुरू शुरू में इंसान इन खबरों से हिला हुआ महसूस करता है। उसका दिल दुखता है, गुस्सा आता है, फिक्र होती है। लेकिन जब हर दिन दाड़ की एक नई तस्वीर सामने आए, तो धीरे धीरे ज़हन अपनी हिफाजत के लिए एक दूसरा तरीका इख्तियार कर लेता है। वो बेहिस सा होने लगता है। इसी को आम अल्फाज में न्यूज़ फटीग और कांस्टेंट क्राइसिस के दारमियाँ इंसानी हमदर्दी का सुस्त हो जाना कहा जा सकता है। ये सिर्फ एक फ़र्दी जज्बती मसला नहीं, बल्कि गहरा समाजी खतरा है। इंसानी हमदर्दी किसी भी सेहतमंद मुआशरे की बुनियादी ताकत होती है। जब हम दूसरे के दुख को महसूस करते हैं, तभी हम इंसाफ, मदद, जिम्मेदारी और मुश्तरका भलाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हमदर्दी के बिना कानून भी सूखा लगता है, सियासत भी बराम हो जाती है और तरक्की भी सिर्फ नंबर्स का खेल बनकर रह जाती है। इसलिए जब न्यूज़ फटीग की वजह से लोगों की संवेदनशीलता कम होने लगती है, तो असल में मुआशरे की एक अहम रूह कमज़ोर होने लगती है। सबसे पहला समाजी खतरा ये है कि लोग दाड़ को आम बात समझने लगते हैं। जब जंग, भूख, जालिमाना हिंसा या बच्चों की मौत जैसे मनाजिर रोज़ाना दिखाए जाएं, तो उनका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले जो चीज़ ज़मीर को झंझोड़ती थी, वो बाद में एक और खबर बन कर रह जाती है। ये नॉर्मलाइजेशन बहुत ख़तरनाक है। जब जुल्म आम लगने लगे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कम हो जाता है। फिर मुआशरा नाइंसाफ़ी को रोकने के बजाय उसके साथ जीने की आदत दल लेता है।
दूसरा बड़ा खतरा ये है कि फ़र्दी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का एहसास कम हो जाता है। अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि दुनिया में इतने मसले हैं कि उनके रिएक्ट करने या मदद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। यह सोच धीरे धीरे बेबसी को जन्म देती है। जब बेबसी बढ़ती है तो लोग सोशल एक्शन से दूर होने लगते हैं। वो रिलीफ कैंपेन्स, इंसानी हुकूक की सपोर्ट, लोकल हेल्प नेटवर्क्स और सिविक पार्टिसिपेशन में कम दिलचस्पी लेते हैं। मुआशरा तब कमज़ोर होता है जब उसके अफराद खुद को असरअंदाज समझना छोड़ दें। तीसरा खतरा मिस इन्फॉर्मेशन और सुपरफिशियल रिएक्शन का है। न्यूज़ फटीग के दौर में लोग गहरा सोचने के बजाय सरसारी नज़र से चीज़ें देखते हैं। उनके पास इतनी जज्बाती गुंजाइश नहीं रहती कि वो हर इशू को समझें, कॉन्टेक्स्ट देखें और सच झूठ को परख सकें। नतीजा ये होता है कि वो या तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या फिर छोटे, तेज़ और जज्बाती नैरेटिव्स का आसानी से शिकार बन जाते हैं। ऐसे में प्रोपेगेंडा, नफ़रत और हम वर्सेस वो जैसी सोच तेज़ी से फैलती है। जब हमदर्दी सुस्त हो तब इन सब से ज़्यादा आसानी से घुसा बिकता है। चौथा समाजी खतरा पोलराइजेशन का है। हमदर्दी इंसानों के दरमियान पुल बनाती है जबकि बेहिस्सी दीवारें खड़ी करती है। जब लोग दूसरों के दर्द को सिर्फ उनके ग्रुप का मसला समझने लगते हैं तब मुआशरे में तकसीम बढ़ जाती है। किसी रेफ्यूजी का दुख, किसी गरीब इलाके का कहर, किसी दूसरे मुल्क की बर्बादी या किसी मुख्तलिफ कौम या मज़हब के लोगों पर जुल्म फिर यूनिवर्सल इंसानी मसला नहीं रहता, वो आइडेंटिटी का इशू बन जाता है। और जब दर्द को भी हम ग्रुप आइडेंटिटी के चश्मे से देखने लगें तो मुश्तरका इंसानियत कमज़ोर पड़ जाती है। पांचवा खतरा ये है कि इंस्टीट्यूशंस पर पब्लिक प्रेशर कम हो जाता है। हुकूमतें, मीडिया हाउसेस और बड़े इदारे अक्सर तब जिम्मेदार ठहरे जाते हैं जब अवाम महसूस करे कि कोई संजीदा नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन अगर अवाम इमोशनली नम हो जाए तो अकाउंटेबिलिटी का दबाव भी कम हो जाता है। लोग कुछ देर आउटरेज दिखाते हैं फिर अगले ट्रेंड पर चले जाते हैं। इससे पावर स्ट्रक्चर्स को ये पैगाम मिलता है कि पब्लिक मेमोरी छोटी है और पब्लिक सेंसिटिविटी थक चुकी है। ये सूरत हाल जालिम पॉलिसीज़, मीडिया सेंसेशनलिज्म और बेजिम्मेदार गवर्नेंस को मज़ीद जगह देती है। इस मसले का एक और पहलू फ़र्दी सेहत से जुदा है जो आखिरकार समाजी सतह पर असर अंदाज होता है। जब इंसान लगातार दुख भरी खबरें देखते देखते इमोशनल बर्नआउट का शिकार होता है तो वो सिर्फ न्यूज़ से नहीं, कभी कभी अपने करीबी लोगों के दर्द से भी कतने लगता है। वो अपने अंदर इमोशनल एनर्जी बचा कर रखना चाहता है। इसका असर घर, दोस्ती, कम्युनिटी और रोज़मर्रा के रवैयों पर पड़ता है। यानी जो थकान ग्लोबल न्यूज़ से शुरू होती है वो लोकल इंसानी रिश्तों तक पहुंच सकती है। एक थका हुआ बेहिस मुआशरा सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं बल्कि सोशल फैब्रिक के अंदर से टूटने लगता है। लेकिन ये बेहिसी लाजमी या मुस्तकिल किस्मत नहीं है। इस समाजी खतरे का जवाब ये नहीं कि लोग बिल्कुल न्यूज़ देखना छोड़ दें, बल्कि ये है कि न्यूज़ के साथ अपना ताल्लुक़ ज़्यादा सेहतमंद और शऊरी बनाएं। हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर जोर देना होगा। हर वक्त हर अपडेट लेने के बजाय कुछ मोताबर सोर्सेस को वक्त देकर समझना ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह मीडिया को भी सिर्फ शौक और स्पेक्टिकल के बजाय कॉन्टेक्स्ट, सॉल्यूशंस और इंसानी पहलू को उभरना होगा। जब दर्द को सिर्फ वायरल कंटेंट के तौर पर दिखाया जाता है तो हमदर्दी जल्दी थक जाती है। जब दर्द के साथ वाजा, असर और इम्कान बेहतारी भी दिखाया जाए तो इंसानी रवैया ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहता है। तालीम और तरबियत भी यहाँ अहम किरदार अदा करती है। बच्चों और नौजवानों को ये सिखाना होगा कि हमदर्दी का मतलब हर वक्त टूट जाना नहीं होता, बल्कि होशमंद तौर पर महसूस करना और मुमकिन हद तक अमल करना होता है। छोटी सतह पर मदद, लोकल कम्युनिटी सपोर्ट, वॉलंटियर वर्क और रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन इंसानी हिस्स को ज़िंदा रखते हैं। इंसान जब किसी मसले के बारे में सिर्फ देखने के बजाय कुछ करता है तो उसकी बेबसी कम होती है और हमदर्दी मजबूत होती है। आखिर में यह समझना ज़रूरी है कि हमदर्दी का सुस्त हो जाना किसी एक शख्स की कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ऐसा समाजी अलार्म है जिसे संजीदगी से लेना चाहिए। अगर हम एक ऐसे मुआशरे में तब्दील हो गए जहां हर नई ट्रेजेडी बस एक और स्क्रोलेबल आइटम हो तो हम सिर्फ अपनी जज्बती कुव्वत नहीं, अपनी इंसानी बुनियाद खो देंगे। खतरा यही है, जब दर्द आम हो जाए और इंसानी दिल उस पर कम रिएक्ट करे तो जुल्म के लिए जगह बढ़ जाती है। इसलिए आज की सबसे बड़ी समाजी ज़रूरत सिर्फ इन्फॉर्म्ड रहना नहीं बल्कि इंसान बने रहना है।